बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट है, लेक्चर 2 है। हार्डवेयर, क्या बोलेंगे हार्डवेयर को भाई? अच्छा, ये फिजिकल पार्ट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? फिजिकल पार्ट्स होते हैं ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो उनमें से एक हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर की जब भी डेफिनेशन करनी है, आपने क्या करना है? Physical part of a computer system, the parts you can touch, feel and see, ठीक है, are called hardware. Hardware components can be internal. इंटरनल से मुराद ये होता है कि वो सिस्टम यूनिट के अंदर लगे होते हैं, और एक्सटर्नल वो होते हैं जो सिस्टम यूनिट से बाहर लगे होते हैं, मदरबोर्ड के साथ सारे कनेक्टेड होते हैं। और ये डिवाइसेस वाया वायर भी कनेक्टेड होते हैं और वायरलेस कनेक्शन भी होता है, ठीक है। इसको वायर्ड के जरिए से भी और वायरलेस के जरिए से भी कनेक्ट किया जा सकता है। There are hardware devices associated with each of the 5 computers operation discussed earlier. हमने जो इससे पहले डिस्कस किया था कि जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। और ये सारे मिलके कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाते हैं। इन सब के ये पार्ट्स क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसके जरिए से हम सिस्टम यूनिट के अंदर या कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट करते हैं, डेटा उसमें इंसर्ट करते हैं, डेटा उसमें फीड करते हैं। ये डिफरेंट में वर्ड्स इसलिए बोल रहा हूँ, ये तमाम अल्फाज उसी एक मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस एंड इंटीग्रेटेड वीडियो कैमरास। ये इंटीग्रेटेड जो होते हैं, जैसे ये इसमें ये कैमरा लगा हुआ है, ये इंटीग्रेटेड है, इसके अंदर एक्सटर्नल कैमरास भी होते हैं, वो भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अदर कॉमन इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड माइक्रोफोन्स। आप हैंड फ्री यूज करते हैं तो उसमें आप बोलते भी हैं, स्पीकर के साथ सुनते हैं। तो माइक्रोफोन जो है वो क्या है? इनपुट डिवाइस है, जबकि स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर्स, आप अपने इमेज को स्कैन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं, तो उसके लिए वो जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं वो क्या लग जाती है? स्कैनर्स कहलाते हैं। डिजिटल पेन्स, ये स्टाइलस है, ये भी डिजिटल पेन्स है। ये सारे किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? इनपुट करने में। एंड स्टाइलस, टच पैड्स एंड टच स्क्रीन, फिंगरप्रिंट रीडर्स। जब आप अटेंडेंस लगाते हैं ना, तो ये फिंगरप्रिंट के जरिए से अटेंडेंस मार्क हो रही होती है। एंड गेमिंग कंट्रोलिंग, जैसे जॉयस्टिक्स है, ठीक है। और भी जैसे कार की गेम है तो सिमुलेशन कार से होती है, कार गेम से होती है, उसमें बकायदा अंदर एनवायरमेंट कार वाला बनाया जाता है। उसी के जो है वो गियर्स होते हैं, साथ उसके क्या नाम होते हैं, ब्रेक है, एक्सेलेटर्स है, ठीक है, साथ वो स्टेयरिंग है। वो सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, वो सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो उनको गेमिंग कंट्रोलर्स बोलते हैं, उनको गेमिंग कंट्रोल। जॉयस्टिक तो एक आम सी गेम खेलते हैं ना, तो सिमुलेशंस भी होते हैं। जैसे आप कार खरीद नहीं सकते, तो कार की प्रैक्टिस करने के लिए, कार चलाने के लिए फिर आप क्या करते हैं? वो कहता है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, ठीक है। आप इतनी महंगी कार क्यों ऐसे मारेंगे किसी जगह पे, तो पहले उसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो वो गेम की तरह के होगी, आपको रोड मिलेंगे, इधर उधर के रोड भी आपकी पसंद के होंगे। आप चाहते हैं तो मोटरवे पे चलाना चाहते हैं तो सिलेक्शन करते हैं कि मोटरवे पे चलाना, आपने चलाना किसी और जगह पे तो वो उसी तरह के एनवायरमेंट होगा। तो आपको जब एक दफा झिझक उतर जाएगी तो फिर आप आस्ता आस्ता रोड पे लेके आना शुरू कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि रेत में चलाना है तो वो सारे इलाके उसमें से आपको चॉइस आप कर सकते हैं। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये आपके लिए बहुत मुफीद है। तो उसके लिए जितने भी गेमिंग कंट्रोल, वो असल गेम ही है ना एक किस्म की, वो आपको ट्रेनिंग के लिए थे। हम चैप्टर 4 में इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे।
चैप्टर 4 में। प्रोसेसिंग डिवाइसेस, द मेन प्रोसेसिंग डिवाइसेस फॉर कंप्यूटर इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप होती है, उस चिप को क्या बोलते हैं, जो मेन चिप है वो क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसका। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब प्रोसेसिंग ज्यादा हैवी हो रही है, इमेज की प्रोसेसिंग होती है, तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट भी साथ लगे होते हैं। जब आप बाजार से सिस्टम खरीदे तो उससे पूछे कि सिस्टम के साथ क्या क्या लगा हुआ है, तो यहाँ से आप कमांड दे सकते हैं। नजर नहीं आ रहा आपको? चलो ठीक है। फॉर द रीजन CPU is often considered as the brain of the computer, क्योंकि ये सारी प्रोसेसिंग करता है, तो ये क्या कहलाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये वर्ड तो आपने लाजमी लिखना है, CPU के बारे में जब भी पूछा जाए तो आपने ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। घर में ब्रेन कौन होता है पूरे घर में? अबू, अम्मी ब्रेन नहीं होती। ब्रेन अबू में चल रहा है, अबू का ब्रेन है तो घर चल रहा है ना। अबू गुस्से में आ जाए, पता क्या है, आपने एक चीज नोट करनी है, एज ए ह्यूमन बीइंग ना, आप जब किसी को बर्दाश्त करते हैं ना, यू आर यूजिंग योर ब्रेन। जब आप किसी को बर्दाश्त नहीं करते, गुस्से में आ जाते हैं, यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन, यू आर यूजिंग इमोशंस। आप अपनी पर्सनैलिटी को उसको यूज कर रहे, दांव पे लगा रहे होते हैं। तो गुस्सा जो है ये एक ऐसी चीज है जो आपकी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करती है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताती है। तो जितना मर्जी कठिन हालात आ जाए, गुस्सा किसी बात का नहीं करना, जो काम होना तो हो गया। मिसाल के तौर पर ये मेरा मोबाइल था, मेरी बेटी ने वो मीटर के ऊपर ऐसे रख दिया है? इसका फिर मैंने कवर चेंज करवाया, ऊपर ये वो शुगर इधर कैमरे की तरफ ले आया, तो वो वाइफ ने देखा तो उसने जल्दी जल्दी से वो जो हमने साथ उसके स्टिक रखी हुई है, ताकि वो इसलिए रखी होती है कि बाज का इतना ये गैस से हो जाता है, तो वो स्टिक हमने हैंडल के साथ रखी, दूर से ही उसको ऊपर कर सकते हैं। तो उसने वो स्टिक बंद कर दी उसके साथ, वो बंद हो गई, लेकिन फौरी तौर पर उसको नीचे गिरा दिया। अब मैं चाहता तो उसको मारता भी कि उसने क्यों उसके ऊपर गिराया। मैंने उसको उठा लिया, प्यार किया। गुस्से में आने से क्या होता है, मैं अपनी बेटी भी मारता, तो अगली दफा मैं सोया तो उठा के ऊपर रख देती। अब बचाओ कौन बचा। ठीक है, गुस्सा किसी हालत में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो बंदे कूल माइंडेड होते हैं, दे आर द ग्रेट लीडर्स। कूल माइंड पर्सनैलिटी जो होती है वो बहुत बड़ा लीडर होता है। उसकी बड़े लीडर की बड़ी खुसूसियात में से एक बड़ी खुसूसियत ये है कि वो उसको गुस्सा नहीं आता। अगर गुस्सा आ जाए तो हदीस नबवी की सूरत में उसको देखें, अपनी पोजीशन को चेंज करें। खड़े हैं, खड़ा गुस्सा आ रहा है तो बैठ जाए, बैठे हैं तो खड़े हो जाए, नहीं आ रहा तो पानी पिए, वुजू करें। गुस्से में किए हुए फैसले बेटा वो वापस नहीं आते। हाँ, गुस्से में किए हुए फैसले वापस नहीं आते। अच्छा, प्रोसेसिंग जो है ये 3 नंबर पॉइंट पे है। एज also involve processing are various type of memory that are located inside the system unit and used to store data and instructions while the CPU is working with them। जब प्रोसेसिंग हो रही होती है तो साथ वो प्रोसेस करके डेटा मेमोरी में भी भेजता है, मेमोरी से फिर आगे बाकी सिस्टम्स की तरफ जाता है और प्रोसेसिंग के लिए डेटा ले भी रहा होता है। ये एक ही वक्त में सारे काम हो रहे होते हैं। और अगर हमने कोई ग्राफिकल काम करना है तो हम क्या करेंगे, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट भी लगवाएंगे। तो आजकल के जो Core i7 है या Core i5 है, इसके अंदर GPUs भी लगे होते हैं। तो आप पूछा करें उनसे भी इसमें GPU लगा हुआ है और GPU कितनी जगह कितनी फ्रीक्वेंसी तक एक्सेलरेट करता है। The CPU, GPU, memory and processing are discussed in detail in chapter 2। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम ये तमाम डिटेल के साथ पढ़ेंगे।
आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट प्रोसेस्ड डेटा। आउटपुट क्या करते हैं? प्रोसेस। कंप्यूटर सिस्टम का मैंने आपको बताया था कि क्या करता है कि इनपुट लेता है, डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट बनाता है। तो वो जो डेटा आउटपुट की सूरत में जा रहा होता है वो प्रोसेस्ड डेटा होता है। From the computer and presents the results to the user. Most of the time the display screen, monitor, paper via printer or through speaker. तो मॉनिटर के ऊपर भी आपकी आउटपुट नजर आती है, पेपर के ऊपर प्रिंटर की सूरत में नजर आती है, और स्पीकर में आवाज की सूरत में आपको आउटपुट नजर आती है। अदर कॉमन आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड हेडफोन्स, headset used to deliver audio output to the single user, and data projector used to computer images onto a projection screen। जैसे ये प्रोजेक्टर लगा प्रोजेक्शन स्क्रीन के ऊपर ये आ रहा है। आउटपुट डिवाइसेस आर कवर्ड इन मोर डिटेल इन चैप्टर 4, 2, 3, 4। ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी में से पेपर सारा बन जाता है आपका बेटा। अच्छा, ये आउट स्टोरेज डिवाइस वाली ना डुप्लीकेट हो गई है। स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती है? जिसमें डेटा स्टोर, किसी में परमानेंट डेटा स्टोर होता है और किसी में टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। क्लियर हो गया? कौन कौन सा डेटा स्टोर होता है? परमानेंट और टेम्परेरी डेटा स्टोर। हार्ड डिस्क परमानेंट डेटा स्टोर करती है, रैम में टेम्परेरी। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जब हमारा मेमोरी वाला चैप्टर आएगा उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी मेमोरी की वर्किंग कैसे होती है, सेकेंडरी मेमोरी की वर्किंग कैसे होती है, हार्ड डिस्क कैसे डेटा स्टोर करती है, कैसे डेटा रिट्रीव करती है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है, कैसे इसके ऊपर डेटा स्टोर होता है, कितने तरीकों से स्टोर हो सकता है, आप इसमें क्या फंक्शनैलिटी ऐड करें कि वो आप इसकी फंक्शनैलिटी को बेहतर कर सके। डिफरेंट टाइप की हार्ड डिस्क थी, किसी में डेटा कैसे रिट्रीव होता था, किसी में कैसे, वो पुरानी टेक्नोलॉजी क्यों खत्म हो गई, नई टेक्नोलॉजी क्यों आई, किस वजह से आई। ठीक है, हार्ड डिस्क खत्म हो गई है, स्टैटिक डेटा जो है ना वो एसटीडी आ गई है, दूसरी एसटी हार्ड जो है डिस्क एसएसडी आ गई है। ठीक है, क्यों वो आई है, हार्ड डिस्क क्यों खत्म हो गई है, ये सारी चीजें आपको टेक्निकली समझ लगनी चाहिए। आप बाजार में जब सिस्टम खरीदने जाए तो आपको ये पता हो कि भाई हार्ड डिस्क लगवानी है या एसएसडी लगवानी है। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, रैम जो लगवानी है वो किस टाइप की रैम लगवानी है, सीपीयू लेना है तो सीपीयू की कैशे कितनी हो, इंटरनल कैशे कितनी हो, एक्सटर्नल उसकी कैशे कितनी हो, प्रिंटर खरीदना है तो प्रिंटर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो बेटा ये सारी चीजों का पता होना चाहिए, ऐसे BSIT नहीं हो जाता। ये ना हो कि जनाब आप जैसे बच्चे MBBS करते हैं ना तो उनको इंसानी बॉडी के जो ऑर्गन है उसके नेम का ही पता ना हो, फंक्शनैलिटी का पता ना हो, तो फिर कैसे उसकी मेडिसिन तजवीज कर सकते हैं। तो इसी तरह इसमें भी आपको इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा, ये जरूरी है, ये बेसिक है। फिर आ गया कम्युनिकेशन डिवाइसेस। Communication devices allow user to communicate electronically with others and access remote information via internet or a home, school or company computer network। Communication devices क्या करते हैं? एक कंप्यूटर को दूसरी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं। जैसे राउटर है, ठीक है, अडाप्टर है, नेटवर्क अडाप्टर है, स्विच है, केबल्स है, ये सारी की सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस है। ये वायरलेस भी हो सकती है, वायर वाली भी हो सकती है, वायरलेस में भी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, वाईफाई भी और लाईफाई भी। कम्युनिकेशन हार्डवेयर इंक्लूड्स मॉडेम्स, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। मॉडेम्स स्टैंड करता है, मॉड्यूलेशन है, डिमॉड्यूलेशन। ये एक टेक्निक है जिसमें हम अपने डेटे को कन्वर्ट करते हैं एक डिजिटल सर्किट से एनालॉग सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए। और डीमॉड्यूलेशन क्या होती है कि एनालॉग सर्किट से डिजिटल सर्किट में कन्वर्ट करते हुए जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। इसके बैक एंड पे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो सर्किट्स होते हैं जो इसको डीमॉड्यूलेट करते हैं या मॉड्यूलेट करते हैं।
इसके अलावा नेटवर्क अडाप्टर्स है यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। राउटर्स होते हैं यूज टू क्रिएट स्मॉल नेटवर्क सो अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस कैन शेयर इंटरनेट कनेक्शंस एंड डेटा। राउटर्स क्या करते हैं, इंटरनेट एक्सेप्ट करते हैं और फिर आगे रूट करते हैं, फिर ये कम्युनिकेशन के लिए भी ये, ठीक है, ये नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइसेस है। वैरायटी ऑफ मॉडेम्स एंड नेटवर्क अडैप्टर्स आर अवेलेबल बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट एंड नेटवर्क कनेक्शंस। हर किस्म का मॉडेम आपको मिलेगा, हर किस्म का अडेप्टर मिलेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेटवर्क यू हैव डेवलप्ड। A modem used to connect the internet via wireless connection and also contains built-in wireless router. मॉडेम किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए। इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए क्या चीज इस्तेमाल होती है, मॉडेम इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेशन हार्डवेयर एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स आर डिस्कस्ड इन मोर डिटेल्स इन चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। जो चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं इसके ऊपर एक एक पूरा चैप्टर है, ये हमने सारा पढ़ना है। सॉफ्टवेयर में आपको समझा चुका हूं कि सॉफ्टवेयर क्या चीज है, क्या चीज है सॉफ्टवेयर, वर्चुअल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, दैट टेल्स द कंप्यूटर सिस्टम व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सॉफ्टवेयर इज ट्रेडिशनली परचेज्ड ऑन सीडी डीवीडीज। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, आप इसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आप इसमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कैन आल्सो रन डायरेक्टली फ्रॉम इंटरनेट, ये इंटरनेट के थ्रू भी रन हो सकते हैं। जैसे कोई वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो सॉफ्टवेयर ही होता है ना। विदाउट बीइंग इंस्टॉल्ड टू योर कंप्यूटर, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको इंस्टॉल करना पड़ता है, कुछ को इंस्टॉल है नहीं करना पड़ता, वो आप एक्सेस करते हैं, उसकी सर्विसेज लेते हैं। बस मेरे कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, इसकी सर्विसेज आपने जब लेनी है तो अपने कंप्यूटर के साथ इस कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएंगे, तो इसको आप इसकी सर्विसेज आप अपने कंप्यूटर पे ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये सास ना समझिएगा ना बहु समझिएगा, सास है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये टर्म यूज होगी और मुसलसल होती रहेगी। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, SAAS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये जो डबल है ना, ये छोटा डा, ये छोटी सांस है। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिस्कस इन मोर डिटेल इन चैप्टर 6। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है, सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम पे पड़ा हुआ है, सर्विसेज आप ले रहे हैं, गाड़ी मेरी है, ठीक है, आप ऊबर पे उसको हायर कर सकते हैं, तो हार्डवेयर एज अ सर्विस है। हार्डवेयर एज अ सास और हास। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये सेम कॉन्सेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि आपने अगर अपने मोबाइल के अंदर पिक्चर्स जो है वो गूगल ड्राइव पे रखनी है, तो गूगल ड्राइव आपको सर्विसेज दे रहा है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो नहीं ना करते गूगल ड्राइव का जो सारा बना, वो तो एक एप्लीकेशन है जो आपको कनेक्ट करती है उससे, गूगल वाले कंप्यूटर से कनेक्ट करती है, वो एप्लीकेशन है, गूगल ड्राइव की एप्लीकेशन है। उसमें आप पिक्चर्स उसको अलाउ कर देते हैं कि मेरे मोबाइल में पिक्चर वाला फोल्डर अब तुम्हारा है, उसका डेटा आपने लेते रहना है, मुझे तकलीफ ना होगी किसी किस्म की। मेरा मोबाइल अगर गुम हो जाए तो मैं लॉगिन करूं तो दोबारा डेटा मुझे दे भी देना है। तो हम अपने तमाम डेटा जो है कहाँ पे रख रहे होते हैं, गूगल ड्राइव पे। इसी तरह वन ड्राइव किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट की। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, हम क्लाउड में कोई चीज रख देते हैं, क्लाउड घूमता रहता है, जब चाहिए डेटा वापस ले लेते हैं। अपने सिस्टम पे हमने कोई चीज नहीं रखी, उसका फायदा है, उसका क्या है फायदा। अब अगर मैंने, हाँ, अगर मैंने अपना डेटा फर्ज करें 400 GB है, तो 400 GB डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे जारी बात है इंटरनेट चाहिए, नहीं वैसे हार्ड ड्राइव चाहिए, और जब भी मुझे चाहिए वो सिस्टम ऑन होना चाहिए। उसमें वायरस आ सकता है, डेटा सारा लॉस भी हो सकता है, हार्ड डिस्क टूट सकती है, हार्ड डिस्क को अंदर से कोई टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है, तो कितना नुकसान है। डेटा सबसे कीमती, तो मैं डेटे की सिक्योरिटी के लिए उसको क्या करता हूँ, गूगल ड्राइव पे रख देता हूँ।
जी बेटा, आई क्लाउड भी है, बिल्कुल, बहुत सारी सर्विसेज है जो आपको प्रोवाइड हो रही है। तो जब आप अपना डेटा वहां पे रखते हैं तो आपको बेफिक्री हो जाती है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे डेटा रखते हैं। अगर डेटे का साइज ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो फिर क्या करते हैं आप, पैसे दे के परचेज कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर, उनका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आप यूज कर रहे होते हैं। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है। तो खतरा सिर्फ एक ही है कि आपका पर्सनल डेटा होगा तो लीक भी हो सकता है, कोई हैकर उसको एक्सेस भी कर सकता है। लेकिन जाहिर बात है, गूगल को हैक करना आसान काम नहीं है। जी बेटा, आप क्या कह रहे हैं? जी बेटा, किसका? 2 मिनट के लिए हैक किया था शायद। वो तो बेटा उन्होंने सर्विसेज दी हुई है, उन्होंने तो ऐलान किया हुआ है कि भाई आपका ये एक डमी हमारा गूगल है, इसको, या इस तरह फेसबुक वालों ने कहा है कि ये आपका एरिया है, डेवलपर्स को कहते हैं आप इसको हैक करें। वो तो खुद उनको बुलाते हैं, उनको पैसे भी देते हैं। हाँ, कंप्यूटर्स यूज टू बेसिक टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जी, व्हाट आर सिस्टम सॉफ्टवेयर? आपका पहला दिन है, क्या नाम बताया जी? सुभान, व्हाट आर सिस्टम सॉफ्टवेयर? इंग्लिश में बताओ। क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? जो कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, मैनेज करने के लिए यूजर को फैसिलिटी देते हैं, दे आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। दैट है। अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी है? क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर या प्रोसेसर होते हैं। इसमें एक चीज याद रखनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन आता होता है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिस्ट डाउन इट्स फीचर्स, उसके टास्क, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने लिखनी है। तो टाइप्स उसकी कौन कौन सी आपने लिखनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट नॉट ओनली द हार्डवेयर बट आल्सो द सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके फंक्शंस क्या है? उसका फंक्शन ये है कि सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना और हार्डवेयर को कंट्रोल, हार्डवेयर रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, एलोकेट रिसोर्सेज करना, ठीक है। उसके अलावा यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना, उसके अलावा फाइल एंड फोल्डर्स को मैनेज करना, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस को मैनेज करना, ठीक है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें वो कम्युनिकेशन उसको बना सकता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के साथ। डिवाइस ड्राइवर्स क्या है? हाँ, जब भी हम अपने सिस्टम यूनिट के साथ कोई एक्सटर्नल डिवाइस या इंटरनल डिवाइस लगाते हैं, पेरिफेरल डिवाइस लगाते हैं या इंटरनल डिवाइस लगाते हैं, तो फिर क्या होता है, उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसके बगैर कम्युनिकेशन नामुमकिन है। जैसे प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है, जैसे यूएसबी का सॉफ्टवेयर है। अच्छा, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर थे, वैसे पहले आप यूएसबी लगाए तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम ऐसे यूएसबी लगाए या ऐसे डिवाइसेस जिनको साथ लगाते ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेता है, उसकी वर्किंग कर लेता है, वो प्लग एंड प्ले कहलाते हैं। प्लग करो और प्ले करो, प्लग एंड प्ले, एंड प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कहलाते हैं। लेकिन अगर एक प्रिंटर लेके है और उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़े तो वो प्लग एंड प्ले नहीं है। तो ज्यादातर एचपी के या दूसरे जो प्रिंटर्स है वो प्लग एंड प्ले ही होते हैं, लेकिन साथ सीडी लाजमी दे देते हैं ताकि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है और उसमें फैसिलिटी नहीं है तो वो आप इंस्टॉल कर ले, डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल कर ले। फिर यूटिलिटी प्रोग्राम्स है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं? देखिए, कुछ ऐसी फीचर्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद नहीं होते। जैसे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे, उनमें डेटा को कंप्रेस करने के लिए फैसिलिटी नहीं थी,
तो डेटा कंप्रेशन सॉफ्टवेयर बने, जैसे विनजिप है, विन आर है, तो ये डेटा कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये यूटिलिटी प्रोग्राम आपने और भी 2-3 यूटिलिटी प्रोग्राम्स के नाम लिखने हैं, नेट से सर्च करने हैं, उनके नाम लिखने हैं, वो आपको पता होने चाहिए। पेपर में क्वेश्चन आता है इस तरह कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, कौन कौन से यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स फिर, लेकिन आजकल विंडोज के अंदर जो विंडो 10 है इसके अंदर जो .iso फाइल्स होती है वो कंप्रेस्ड ही होती है। ठीक है, इस तरह इसके अंदर कंप्रेशन के सॉफ्टवेयर भी मौजूद होते हैं, ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अब आप देखें कोई आपको फीचर लगता है कि ये विंडो के अंदर ये फीचर मौजूद नहीं है, अब वो फीचर ऐड करवाना चाहते हैं, तो विंडो की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक वो सॉफ्टवेयर बनाए और एज ए यूटिलिटी आप उसको पेश कर सकते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो सॉफ्टवेयर एडिटर कहलाते हैं। ठीक है, और उनके अंदर कंपाइलर होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं, सबलर होते हैं, जो क्या करते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ जो प्रोग्राम होता है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। उनमें जो मशहूर है वो सबलर है, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है। हर मदरबोर्ड के लिए, हर सीपीयू के लिए एक अलहदा सबलर होता है, हर कंपनी ने अपना अलहदा सबलर बनाया होता है। कंपाइलर क्या करता है, आपके पूरे प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में, और अगर कोई एरर्स हो तो 1 2 3 करके सारी एरर्स भी बता देता है। सिंटेक्स एरर बताता है, लॉजिकल एरर्स नहीं बताता। इंटरप्रेटर क्या करता है, वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, कंपाइल करता है, फिर उसकी एरर बताता है। फिर अगर लाइन नंबर 3 पे कोई एरर है तो वो फिर बताएगा, लाइन नंबर 3 पे एरर ठीक करेंगे तो फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर वो लाइन नंबर 4 पे होगी तो वो बताएगा। तो ये टाइम टेकिंग हो जाता है। तो कंपाइलर के भी फायदे हैं, इंटरप्रेटर के भी फायदे हैं। कंपाइलर एक दफा सारी की सारी जो आपको क्या करता है, एरर्स बता देता है, आप एक ही दफा सारी एरर रिमूव कर देते हैं, आपका टाइम बच जाता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये फास्ट होता है, लेकिन अगर एरर्स आ जाए तो फिर आप एक दफा सारी एरर्स नहीं बताता, हो सकता है 1000 एरर्स हो और आप 1000 एरर्स को ठीक करने में 1000 मरतबा उसको चलाए। ये लाइन बाय लाइन करता है। ये ऐसी है जैसे हम घर में कपड़े धोते हैं तो क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन में अगर एक एक कपड़ा धोएंगे तो क्या होगा, देर लगेगी, और जब एक ही दफा सारे कपड़े डाल देंगे तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें एरर आ जाए कि कोई कपड़ा रंग छोड़ गया तो फिर आप रंगे जाएंगे। नहीं, ये असेंबली लैंग्वेज होती है, ये कन्वर्टर के लिए इस्तेमाल होता है, आपके जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में। ये हर सिस्टम का अलहदा होता है, हर कंपनी ने अपने सिस्टम के लिए अलहदा से बनाया होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर पे रन होते हैं, और ये अगर ना भी हो तो आपका कंप्यूटर सिस्टम चल रहा होता है। जैसे आप मोबाइल के ऊपर गेम नहीं भी इंस्टॉल करेंगे तो बाकी सारे काम वो कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, इनकी टाइप्स कौन सी है, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, बिजनेस सॉफ्टवेयर है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर है, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है, एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर है। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहले बैंक में जो चेक्स वगैरह होते थे, वो क्या करना पड़ता था, आपको कराची से वापस आना पड़ता था, अपनी बैंक ब्रांच में जाते थे, चेक कैश कराता, फिर दोबारा कराची जाते थे, बहुत देर हो जाती थी। अभी ऐसे नहीं, आप एटीएम यूज करें, जिधर से मर्जी पैसे निकलवा लें। तो ये सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, ये आपके सिस्टम की, आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं, आपने अगर इन्वेंट्री बनानी है, अपने प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनानी है कि हमारे पास जनाब 1000, जैसे दराज के ऊपर आप देखिए कितनी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आपका बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं आप। और भी बहुत सारे बिजनेस सॉफ्टवेयर हैं। एजुकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो आपके एजुकेशन में इस्तेमाल होते हैं, आपकी लर्निंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, अगर आपने कार
की ड्राइविंग सीखनी, वो भी तो एजुकेशन ही है ना। तो आप कार की ड्राइविंग सीखनी है तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। आपने एरोप्लेन उड़ाना है तो आपने सिमुलेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, वो बकायदा एक मिलते हैं। तो उसका इंस्टॉलेशन का मेथड बहुत आसान है। सिस्टम भी होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, सिर्फ उसकी शेप जो होती है आपकी एरोप्लेन जैसी बनी होती है। ठीक है, वो एरोप्लेन उधर ही होता है, अंदर आपको ऐसे फील हो रहा था जैसे आप उड़ रहे हैं। किसमें क्या डीजी स्किल्स, वो भी एप्लीकेशन है, वो भी कभी किसी भी सॉफ्टवेयर को आप एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आ सकते, क्यों नहीं आ सकते। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, जैसे आप गेम्स खेलते हैं, ये इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है। सबसे ज्यादा पैसा इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर से कमाया जा रहा है। पबजी वाला सही कमा रहा है। कोई बंदा पबजी को हैक करेगा? जिसने बनाई है वो तो कर सकता है। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट भी होती है, एजुकेशन भी होती है। ठीक है, अब बेटा आपका काम ये है कि आपने ये तमाम चीजें वर्ड के अंदर ये टाइप करनी, नेट से सर्च करना, अपने नोट्स खुद बनाने। पेपर में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ये ऐसे आ सकता है। आपने खुद बैठ के घर में ये देखना है, टीचर बनना है। अच्छा यार, अगर मैं किसी बच्चे को ये दूं तो मैं ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इसमें। आप वो क्वेश्चन पे प्रिपेयर करें, नेट से सर्च करें, उसको अपने अल्फाज में लिखें, याद करें उसको बार बार, वर्ड की फाइल बनाएं, उसको फिर शेयर कर दिया करें ग्रुप के अंदर। मुझे दे दे, मैं ग्रुप में शेयर कर दिया करूंगा। एक चैप्टर में से 10-15 क्वेश्चन बनाए, वो शेयर कर दिया, ताकि बाकी बच्चों की मेहनत कम हो जाए। अब मैंने एमफिल किया था ना, तो हमारा एक सब्जेक्ट था एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, उसके 32 चैप्टर्स थे। हमारे पास सिर्फ 16 वीक्स थे हमारे पास टोटल। हर वीक में कितने चैप्टर? बड़ी मुश्किल हो गई थी। हम तकरीबन 84 स्टूडेंट्स थे एमफिल में। तो मैंने 7-8 स्टूडेंट ऐसे इकट्ठे किए, उनको टास्क असाइन कर दिया कि दो चैप्टर तुमने, 2 चैप्टर उसमें, 2 चैप्टर। हमारी इतवार को क्लास होती थी, सैटरडे को हम जाते थे यूनिवर्सिटी में, एक क्लासरूम में बैठ जाते, 2 चैप्टर पहले मैं पढ़ा देता था। फिर 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर अगले बंदे ने 2 चैप्टर तैयार करते, उसने फिर वो पढ़ा देना। फिर हम सुबह 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक उस क्लासरूम में बैठे होते थे। हमारा खाना भी उधर ही आता था, चाय भी हम उधर ही पीते थे। बेटा ये मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होगा। अब आपने अपने आप को कॉन्फाइन कर लेना है कि आपकी दोस्ती यारी छूट गई है। दोस्त जितना भी प्यारा है आपका, वो अगर वो आपका टाइम जाया करता है तो आपका दोस्त नहीं है। अगर आपको फैसिलिटेट करता है, आपको टाइम बचाता है, वो आपका दोस्त है। ये तो नहीं है आप सारा दिन पढ़ के जाए, वो दोस्त ऊबर चला के घर आया और आके कह चला यार चले जरा बाहर घूमने फिरते फिरने। उसने अपने पैसे तो कमा लिए, लेकिन आपका फ्यूचर दाव पे लगा दिया। तो ऐसी दोस्ती यारी से बहुत अच्छा दोस्त है तब भी नहीं, अपना टाइम ना वेस्ट करें, इस इन्वेस्ट करें अपने टाइम को इस वक्त। एम्बेडेड कंप्यूटर्स, अब इसको पढ़ते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट आपको जहन में आ जाएगा। खिलौना देखें, खिलौने के अंदर चल छैया 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 वाले छोटे छोटे, कोई गाना, कोई वो बटन दबाते हैं तो कभी कौन सा म्यूजिक, कभी कौन सा म्यूजिक। गिटार होता है, वो बच्चे बटन दबाते रहते हैं। गाड़ी के ऊपर बटन लगे होते हैं, ये बटन दबाते हैं तो कोई और गाना, ये बटन दबाते हैं तो कोई और गाना। उसके अंदर वो क्या होते हैं, इनपुट होती है, डेटा प्रोसेस होता है, और आउटपुट के तौर पर आवाज आती है। An embedded computer is a tiny computer embedded into a product designed to perform specific tasks or functions for that product। कुछ ऐसे खिलौने होते हैं जिसको थोड़ा सा बटन दबा दो ना तो वो थोड़ा नाचना गाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक टास्क होता है और वो उस प्रोडक्ट के लिए होता है। खिलौने भी हो सकते हैं, कार भी हो सकती है, वो माइक्रोवेव ओवन भी हो सकता है, वो आपका फ्रिज भी हो सकता है, वो आपके जो है घर के अंदर वॉशिंग मशीन हो सकती है, प्रोजेक्टर्स हो सकते हैं, एलसीडी मॉनिटर्स हो सकते हैं, एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर जो चलते हैं वो भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स आर ऑफन एम्बेडेड इनटू हाउस होल्ड अप्लायंसेस। घर की बनी हुई चीजें जो होती है, जैसे सच एज डिश वॉशर, यार ये मुझे भी ले दो यार, माइक्रोवेव ओवन,
कॉफी मेकर्स एंड सो फोर्थ, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो फोर्थ और भी, ये सो फोर्थ को प्रोडक्ट नहीं है, सो फोर्थ और भी बहुत सारी चीजें, एज वेल एज इनटू अदर एवरीडे ऑब्जेक्ट्स सच एज थर्मोस्टेट्स, ट्रेडमिल्स, सेविंग मशीन, सोइंग मशीन होता है, ये वर्ड है सोइंग मशीन, SOWING, सो पढ़ना है इसको, SEW लिखा होता है, पढ़ना सो है। सोइंग मशीन सिलाई मशीन रहती है। डीवीडी प्लेयर्स, वो बटन दबाते हैं, फॉरवर्ड इधर करते हो, चलना शुरू हो जाता है, फिर आप चाहे जितनी मर्जी एक्सरसाइज करें बाद में। टू हेल्प दोज अप्लायंसेस एंड ऑब्जेक्ट्स परफॉर्म देयर डिजाइन टास्क, तो इसके अंदर कंप्यूटर एम्बेड होता है, कंप्यूटर सिस्टम, एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं। कार्स आल्सो यूज many embedded computers to assist with diagnostics to notify the user of important conditions, कार के अंदर भी लगे होते हैं, सच एज अंडर इन्फ्लेटेड टायर, ये कौन से टायर होते हैं जिसमें हवा कम होती है, इन्फ्लेटेड, फूला हुआ, अंडर इन्फ्लेटेड, ऑन ऑयल फिल्टर दैट नीड्स चेंजिंग, या फिर ऑयल फिल्टर होता है जो जिसको जरूरत होती है कि उसको चेंज किया जाए, ऑयल फिल्टर भी चेंज होता है, वो भी हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर बताता है। टू फैसिलिटेट द कार्स नेविगेशनल एंड एंटरटेनमेंट सिस्टम, उसमें नेविगेशनल सिस्टम भी होता है, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, ठीक है, गूगल मैप जैसे होता है। और फिर इसके अंदर एंटरटेनमेंट के लिए भी होता है, जैसे वो क्या है, मीडिया प्लेयर लगे होते हैं उसके अंदर। एंड कंट्रोल द यूज ऑफ द एयर बैग एंड अदर सेफ्टी डिवाइसेस, एयर बैग भी होता है कि अचानक ठक करके गाड़ी लगती है तो एयर बैग ओपन होता है, आप उसके ऊपर गिरते हैं, ठीक है, आपको नुकसान फिर क्या होता है, कम होता है। इन सब के लिए अंदर उसके क्या लगा होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर, वो किसी एक कंप्यूटर से नहीं चल रहा, हर एक के लिए अलग-अलग चिप लगी होती है। एम्बेडेड कंप्यूटर्स, पॉइंट नंबर 4, embedded computers are designed for specific tasks and specific products and so cannot be used as general purpose computer, तो जो embedded computers होते हैं ये जनरल पर्पस नहीं होते हैं, जैसे आप मोबाइल के ऊपर गेम भी खेल रहे होते हैं, वीडियोस भी देख रहे होते हैं, कॉल भी आ रही होती है, तो ये डिफरेंट टास्क के लिए, और ये स्पेशल पर्पस होते हैं। मोबाइल डिवाइसेस ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको पता है मोबाइल डिवाइसेस क्या है, जरा पढ़े। इसमें अगर कोई मुश्किल लफ्ज लगता है तो आप मुझसे ना पूछें, बिल्कुल। हाँ जी, पढ़ लिया है, कुछ भी समझ नहीं आया। मोबाइल डिवाइस इज अ लूजली डिफाइंड एज स्मार्ट, लूजली डिफाइंड कि इसको एग्जैक्ट हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन उसके फंक्शन बना सकते हैं कि ये स्मॉल होता है, टिपिकली ये पॉकेट साइज होता है, डिवाइस दैट हैज बिल्ट इन कंप्यूटिंग और इंटरनेट कैपेबिलिटी, इसके अंदर पूरे का पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है और इंटरनेट फैसिलिटी भी होती है, ठीक है। मोबाइल डिवाइसेस आर कॉमनली यूज्ड टू मेक वॉइस एंड वीडियो कॉल्स, असल में इसका मकसद क्या होता है, वॉइस कॉल करना या वीडियो कॉल करना। सेंड टेक्स्ट, मैसेज सेंड करना, चाहे वो वीडियो की सूरत में चाहे जिसकी सूरत में। व्यू वेब पेजेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, टेक डिजिटल फोटोज, जिससे तस्वीरें भी ले सकते हैं, मतलब के सेल्फी। प्ले गेम्स, इसके ऊपर आप गेम भी खेल सकते हैं। डाउनलोड एंड प्ले म्यूजिक, म्यूजिक को प्ले भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, एप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं। एक्सेस कैलेंडर्स, आप इसके ऊपर गूगल कैलेंडर को भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कैलेंडर, सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे टूल इस पे लग सकते हैं। दीज आर दी मोबाइल डिवाइसेस। पर्सनल कंप्यूटर्स, मोबाइल भी पर्सनल कंप्यूटर में आता है, ठीक है, मोबाइल डिवाइसेस भी पर्सनल कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आता है। अब पर्सनल कंप्यूटर और पीसी, मैं वर्ड पीसी बोलता हूँ, अपने पीसी पे जाके बैठ जाओ, अपने पर्सनल कंप्यूटर पे बैठ जाओ। ओरिजिनली कॉल्ड अ माइक्रो कंप्यूटर, जिसका पुराना नाम क्या था, माइक्रो कंप्यूटर था, इज अ स्मॉल कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड वन पर्सन एट अ टाइम, वो सिर्फ एक पर्सन इसको यूज करता है। Personal computers are widely used individuals and business today are available in variety of shape and sizes.
आजकल के कंप्यूटर जो होते हैं वो मल्टीपर्पज है, बहुत सारे लोग उसको यूज भी कर रहे होते हैं। अब वो पीसीज वाला कॉन्सेप्ट जेन से अब निकल चुका है, ठीक है, अब वो मल्टी यूजर के लिए भी हो सकता है। अब कौन कौन से हैं इसमें? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, पीसीज के अंदर क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या आते हैं, जैसे ये लैपटॉप है, ठीक है, या वो डेस्क के ऊपर आपसे दूसरा है। और पोर्टेबल में ये आपका लैपटॉप है, जैसे नोटबुक कंप्यूटर, ये नोटबुक कंप्यूटर है। टेबलेट कंप्यूटर्स होते हैं, सिंपल वही कुछ ना कुछ। हाइब्रिड नोटबुक टैबलेट कंप्यूटर होते हैं, ये वो कंप्यूटर होते हैं जिनमें दोनों तरह की फैसिलिटी होती है। नोटबुक्स ये स्मॉलर देन लैपटॉप्स होते हैं, काफी छोटे से होते हैं, इतने से होते हैं। नोटबुक्स होती है, कॉपी की तरह होती है। टैबलेट, हाँ, पेंशन भी होता है इसके साथ। इंटरनेट अप्लायंसेस होती हैं साथ, जैसे समटाइम्स रेफर्ड एज द इंटरनेट अनेबल्ड डिवाइसेस आर स्मार्ट अप्लायंसेस। जैसे आपका एसी जो होता है ना, वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। आप दूर भी बैठे हैं ना, तो आप अपने घर में एसी को बंद कर सकते हैं दूर के थ्रू। हाँ, कैमरे के तो कैमरे भी मोबाइल के ऊपर आ जाते हैं। आप बरतानिया में बैठे हैं घर में, इंटरनेट के जरिए से कनेक्टेड होते हैं। इंटरनेट अप्लायंसेस होती है, कहलाती है। फिर एक कॉन्सेप्ट है सर्वर और एक है क्लाइंट। सर्वर एंड क्लाइंट, ये देखिए दरमियान में ये सर्वर है। अब मिसाल के तौर पर एक क्लाइंट है ना हमारे पास, एक क्लाइंट भी कंप्यूटर को बोलते हैं, सर्वर भी कंप्यूटर को बोलते हैं। अब ये नहीं कि सर्वर है कि वो मेरा चाचू का नाम सर्वर है, वो सर्वर नहीं, ठीक है, वो SARWAR होता है सर्वर। ताया सर्वर, चाचू सर्वर, खालू सर्वर, भाई सर्वर। तो ये सर्विस से है, सर्विस देने वाला। देखिए मेरे पास अगर हार्ड डिस्क मौजूद नहीं है मेरे सिस्टम के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, सर्वर में अपने सिस्टम को सर्वर के साथ कनेक्ट कर लूंगा, उसकी हार्ड डिस्क को यूज कर लूंगा। सर्वर फैसिलिटी देता है, मेरा डेटा वहां पे सेफ होगा, क्योंकि उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई होगी, इस यूजर नेम से डेटा एक्सेस होगा, अदरवाइज वो डेटा एक्सेस नहीं होगा। इसी तरह अगर इंटरनेट, ये तो नहीं कि सबके ऊपर लगेगा, सर्वर के साथ लगेगा, इंटरनेट शेयर होगा, तो सर्वर ये फैसिलिटीज देता है। सर्वर क्या करता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट सुनता है, सुनने के बाद उसको प्रोसेस करके उसको फैसिलिटेट करता है, ये सर्वर का काम है। एक प्रिंटर लगा देना इसके साथ, तो तमाम क्लाइंट उस कंप्यूटर उस प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखें एक मोबाइल डिवाइस भी नीचे बनी है, दो लैपटॉप है, एक मॉनिटर है, सिस्टम यूनिट लगा हुआ है दूसरा उसके साथ, एक क्लाइंट जो है वो आपका मोबाइल है। ये सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, वायर के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं, बगैर वायर के साथ भी कनेक्टेड। सॉफ्टवेयर जो सर्वर है ना, असल में वो क्या चीज है, असल में वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर इतनी फीचर्स होते हैं। होता वो भी कंप्यूटर ही है, लेकिन उसकी थोड़ी सी कैपेसिटी ज्यादा होती है। मतलब हार्ड डिस्क उसके अंदर हो सकता है टेराबाइट्स में लगी हो, गीगा टेराबाइट से भी आगे पेटाबाइट्स के अंदर लगी हो, ठीक है। लेकिन आपके जो क्लाइंट्स होंगे उन कंप्यूटर्स के अंदर हो सकता है हार्ड डिस्क 40 GB लगी हो, 50 GB लगी हो। इसकी प्रोसेसिंग पावर कितनी हो जी, कोर i3 हो, तो आपका जो सर्वर है वो हो सकता है मेन फ्रेम हो सकता है सुपर कंप्यूटर हो, ठीक है। तो वो फीचर्स है जो इसको क्या करते हैं, लेबल करते हैं। हार्डवेयर भी उसका अच्छा होता है और वो सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स भी होते हैं, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर के जो फोल्डर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगती है वो आमतौर पर विंडो के अंदर नहीं होती, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसका नाम है सर्वर। उस सर्वर के अंदर वो फैसिलिटीज होती है कि आप किसी यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट रोक सकते हैं, किसी को जनाब वो साइन कर सकते हैं कि ये टास्क परफॉर्म कर सके, ये टास्क परफॉर्म ना कर सके, तो क्लाइंट उसके जेर असर होता है। क्लाइंट्स आल्सो नोन एज सर्विस रिक्वेस्टर। क्लाइंट को क्या बोलते हैं, सर्विस को रिक्वेस्ट करता है कि भाई ये सर्विस मुझे चाहिए। आर पीसेस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर आर सर्वर सॉफ्टवेयर दैट रिक्वेस्ट रिसोर्सेज दैट सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय अ सर्वर। या सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि यार तुम्हारे पास हार्ड डिस्क ज्यादा है, ये थोड़ा सा डेटा है यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ, सर्वर उसको परमिशन दे देता है। और सर्वर को कौन मेंटेन कर रहा होता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मेंटेन कर रहा होता है। इसी तरह सर्वर का प्रोसेसर ज्यादा
क्वालिटी का लगा हुआ है, ज्यादा जीपीयूज लगे हुए हैं, उसके अंदर जनरल ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट लगे हुए हैं, तो मैं वहां पे उसकी सर्विसेज ले सकता हूँ, तो उसके ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये सर्वर के अंदर बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं। अगर आपने मजीद पढ़ना है तो ये मैंने यहाँ पे लिंक शेयर किया हुआ है, ये मैं उसके शेयर कर दूंगा, इसके ऊपर बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन लिखे। क्लाइंट की भी फिर आगे टाइप्स होती है, क्लाइंट की भी क्या होती है, टाइप्स होती है। ये एक है, इसमें यहाँ से मैंने इसको उठाया है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत पुराना लिखा हुआ है आर्टिकल। इसमें व्हाट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल, कैटेगरीज ऑफ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, 1 टायर आर्किटेक्चर है, 2 टायर आर्किटेक्चर है, 3 टायर आर्किटेक्चर है, N टायर आर्किटेक्चर है। व्हाट इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, बेनिफिट्स ऑफ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, डिफरेंसेस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन सर्वर साइड प्रोग्रामिंग एंड क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग एंड वर्सेस क्लाइंट साइड रेंडरिंग, क्लाइंट सर्वर पेयर टू पेयर होता है, दो कंप्यूटर का आपस में कनेक्शन होता है सिर्फ। क्लाइंट में क्या होता है, एक सर्वर के कई क्लाइंट्स हो सकते हैं, पेयर टू पेयर होता है, दोनों के लेवल एक होता है, दोनों सर्वर हो सकते हैं, दोनों क्लाइंट हो सकते हैं, वो आपस में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी है, इसको आप बेटा लाजमी पढ़िएगा, सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना, समझना है इसको सिर्फ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लेवल के हिसाब से बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आपका जो लेक्चर है आज का वो खत्म होता है।